अर्थ्स मूवमेंट। चार टॉपिक हो गए थे ना, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने रॉक का किया था, कितने टाइप की होती हैं, कैसे मतलब उनका निर्माण होता है, लावा, ठीक है, जियोमॉर्फिक हो गई। तो अभी क्या पढ़ना है, अर्थ की मूवमेंट पढ़नी है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इनको बोला जाता है, और ये एक्सोजेनेटिक भी होती है और एंडोजेनेटिक भी होती है। ठीक है, एक्सोजेनेटिक एक्स वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है आउट, ठीक है, मतलब बाहर की प्रोसेसेस, और एंडोजेनेटिक का मतलब पृथ्वी की सतह के जो नीचे प्रोसेसेस हो रही हैं। और जो GEN वर्ड है, जेनेसिस से बना है, जिसका मतलब होता है बर्थ, मतलब वो मूवमेंट्स जो पृथ्वी के अंदर जिनका बर्थ होता है, और वो मूवमेंट्स जो पृथ्वी के बाहर जिनका जन्म होता है, मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर की मूवमेंट। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में हमें क्या पढ़ना है, सोर्सेज में जैसे सनलाइट है, सनलाइट किन किन मूवमेंट्स को ट्रिगर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो गए, एजेंट्स कौन से हो गए, विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स, ये माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़े फीचर्स के लिए नहीं, छोटे छोटे फीचर्स के लिए, ठीक है। और एंडोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं, वो सोर्सेज क्या क्या, उसके प्रीमोर्डियल हीट होगी, रेडियो एक्टिविटी होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर टोपोग्राफिकल फीचर्स। मेजर टोपोग्राफिकल फीचर्स जैसे पहाड़ी, ज्वालामुखी, भूकंप, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स होगी, कौन कौन सी होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स होगी, आइसोस्टैटिक होगी, यूस्टैटिक होगी। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास की एनसीईआरटी में कि डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। उनमें टेक्टोनिक, आइसोस्टैटिक एंड यूस्टैटिक बहुत कम मात्रा में बताया गया था। सडन मूवमेंट्स कौन सी जैसे शॉर्टर ड्यूरेशन की होती हैं, वो मूवमेंट्स भी इसमें पड़े जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या देखा, द फिजिकल स्ट्रेस एंड द केमिकल एक्शन। फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल का एक्शन। केमिकल का एक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि हीट के केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, सनरेज में संपर्क में आकर के, विच आर कंटिन्यूली एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, bring about a continuous change in the configuration of the surface of earth, which are known as geomorphic processes। कोई फिजिकल स्ट्रेस लग रहा हो, केमिकल एक्शन से, जो लगातार पृथ्वी की सतह के ऊपर काम कर रहा हो, ठीक है, और वो लगातार कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहा हो पृथ्वी की सतह में, ठीक है, उस परिवर्तन को, उस फिजिकल स्ट्रेस को, केमिकल एक्शन को, उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स। एक्सोजेनिक भी बोला जाता है, एक्सोजेनेटिक को एक्सोजेनिक भी बोला जाता है, बोथ वर्ड्स आर सेम, ठीक है। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है उसमें दो प्रकार की मूवमेंट्स होती है, एक तो एंडोजेनेटिक होती है और एक्सोजेनेटिक होती है, ठीक है। ये मैंने बता रखा एंडोजेनेटिक कौन से होते हैं, एक्सोजेनेटिक कैसे होते हैं, वैसे आगे भी बता रखा है, देखो इसमें। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स, दीज आर द मूवमेंट्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ सरफेस। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती हैं जो पृथ्वी की सरफेस के बाहर जो फोर्सेस हैं उनके कारण इनका जन्म होता है। पृथ्वी की सतह के बाहर के फोर्सेस कौन से हो गए, वाटर, विंड, सनलाइट, ठीक है, मतलब सनलाइट मेन सोर्स है एनर्जी का इनमें। दे गिव राइज टू इरोजन, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से इरोजन होता है, ठीक है। वेदरिंग होती है, वेदरिंग क्या होती है, अपरदन, ठीक है, इरोजन कटाव होता है, ठीक है। स्मूथनिंग, स्मूथ होता है, मतलब एक लेवल में लेकर के आते हैं, ऑफ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स होता है। रिलीफ फीचर्स को हिंदी में उचावच बोलते हैं। उचावच क्या होता है, कभी जमीन ऊपर को होगी, कभी नीचे होगी, कभी टीला आ गया, कभी समतल आ गई, तो विंड की वजह से क्या होगा, उनमें स्मूथनिंग होगी, उनका एक लेवल होगा, ठीक है। ये दे प्रोड्यूस माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स, उनमें माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, सच एज वैलीज, वाटरफॉल्स, केव्स एटसेट्रा, ठीक है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण होते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, इन केस ऑफ एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर सनलाइट एंड ग्रेविटी। सनलाइट और ग्रेविटी मेन सोर्स हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के, ठीक है। द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं सनलाइट, ग्रेविटी, और इनकी वजह से एजेंट्स अपना काम करते हैं। एजेंट्स कैसे, जैसे विंड है, तो सनलाइट का विंड के उसमें रोल क्या है, सनलाइट का और विंड का क्या रोल है। विंड क्या होती है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, ठीक है, तो इसका रोल क्या है। वाटर का क्या रोल है और ग्लेशियर्स का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट ज्यादा है, ग्लेशियर्स पर जा रही है, ठीक है, एल्बिडो वैल्यू कम है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वाटर में सनलाइट का, क्या होगा, सनलाइट, हाँ,
सनलाइट मान लो, मैंने क्या बताया था कि जो अपना इक्वेटोरियल एरिया है, ठीक है, या ट्रॉपिकल एरिया जो है, उनमें जो सनलाइट है वो सीधी एक मतलब उसमें पड़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनराइज इन ट्रॉपिकल एरियाज इज डायरेक्ट, डायरेक्ट है उनकी। और ट्रॉपिकल एरियाज में जो सनलाइट है वो ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है मीन्स जो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। और हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रेशर हाई से लो होगा, ठीक है, तो हवा की डायरेक्शन भी वही होगी। मीन्स सनलाइट का एक रोल है विंड को ट्रिगर करने में, वाटर को ट्रिगर करने में, ग्लेशियर्स को पिघलाने में। तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। और ग्रेविटी भी, ग्रेविटी का भी सोर्स है। ग्रेविटी का सोर्स कैसे है? ग्लेशियर्स है, पिघल करके नीचे की तरफ ही तो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स कौन सी हैं? दे दिस आर द मूवमेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। ये वो मूवमेंट होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिनेट होती हैं। एंड दे गिव राइज टू लैंड अपलिफ्टमेंट, और इनकी वजह से जो जमीन है वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, सब्सिडेंस होती है, नीचे की तरफ बहती है, फोल्डिंग होती है, फोल्टिंग होती है, एटसेट्रा। फोल्डिंग एंड फोल्टिंग तो समझते होगे, ठीक है। मैंने एक वो शॉर्ट भी अपलोड कर रखी थी चैनल पे कि हाउ हिमालयाज आर फॉर्म्ड, हिमालयाज कैसे हुए हैं। जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये हिमालयन प्लेट है, बीच में टेथिस सी है, तो ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो वो फोल्डिंग ऐसे होगी वो जमीन, ठीक है। तो ये फोल्डिंग है, फोल्ड हो गया ऐसे, ठीक है। और फोल्डिंग क्या होती है? फोल्ट होती है दरार, ठीक है। जब जो मटेरियल है टूट जाता है उसको बोलते हैं हम दरार। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स आर प्रीमोर्डियल हीट। इसको मतलब इसके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? फोल्डिंग का और फोल्डिंग होने का, लैंड अपलिफ्टमेंट का और सब्सिडेंस का। इसका सोर्स क्या? प्रीमोर्डियल हीट, ठीक है। एंड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये रिस्पॉन्सिबल हैं मुख्य स्ट्रक्चरल यूनिट्स के लिए ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर जो भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए, मुख्य परिवर्तन की बात हम करें, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोजेनिक मूवमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायस्ट्रोफिक एंड सडन मूवमेंट्स। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला डायस्ट्रोफिक और दूसरा है सडन मूवमेंट, ठीक है। सडन मूवमेंट्स क्या होती है? दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। ये जो मूवमेंट होती है शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, बहुत कम समय की होती हैं, विच आर अनप्रेडिक्टेबल, जिनको प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता इन नेचर, नेचर में, ठीक है। इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, पहले नहीं बताया जा सकता इनको। एंड कैन बी ऑब्जर्व बाय ह्यूमन बींग्स एंड मे रिजल्ट इनटू कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, और मानव प्राणी के द्वारा इनको देखा जा सकता है और बहुत ही घातक इनके परिणाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, उनको भी देखा जा सकता है। सडनली इथियोपिया में एक वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है, 2000 साल पुराना है, और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उसकी जो धूल है दिल्ली तक आई हुई है, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शंस होगी, इनको देखा जा सकता है। ये क्या होगी? सडन मूवमेंट्स होगी, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होगी, बताया नहीं जा सकता। एक माउंट हेलिना है, ठीक है, माउंट हेलिना धीरे धीरे फट रहा था, ठीक है। जब वो धीरे धीरे फट रहा था तो वैज्ञानिक उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चले गए उसके पास, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि ये अपने वेंट से आउट होगा। वेंट क्या होता है? उसका वो छेद होता है जहां से वो निकलता है, राख वगैरह, सल्फर्स वगैरह। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि यहाँ से ही फटेगा, लेकिन वो फटा कहाँ से? साइड से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लगभग मैं आई थिंक 90,000 के आसपास लोग या 900 के आसपास लोग मारे गए थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। माउंट हेलेना बोला गया उसको, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सडन मूवमेंट्स होगी। सडन मूवमेंट्स पड़ गए। अब देखो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? These are the movements that operate very slowly but continually and lead to the formation of primary landforms. ये वो मूवमेंट होती हैं जो धीरे धीरे काम कर रही होती हैं, लेकिन लगातार काम कर रही होती हैं, जिनकी वजह से प्राथमिक लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है। दिस मूवमेंट्स एलिवेट और मूव और बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो मूवमेंट होती है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स, ये एलिवेट करती हैं, एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना, और मूव या बिल्डअप या निर्माण करती हैं द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट का, अर्थ की जो क्रस्ट है उसको ऊपर उठाती हैं या उसको बिल्डअप करती हैं। ये मूवमेंट होगी डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स।
डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मूवमेंट्स। इनको 3 मूवमेंट्स में, मतलब इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, अर्थ मूवमेंट, एक शॉर्टर जो अभी हमने पढ़ा है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक होती हैं। वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट एंडोजेनिक वन। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स होगी और सडन मूवमेंट्स होगी। सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, हमने अभी देखा है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स में वेरी वेरी स्लो है, लेकिन कैन नॉट ऑब्जर्व, इनको देखा नहीं जा सकता, स्लोली चल रही है, प्राइमरी लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गई। टेक्टोनिक का मीनिंग होता है बिल्ड करना, निर्माण करना। दूसरे टाइप होगी आइसोस्टैटिक मूवमेंट होगी। तीसरी टाइप होगी यूस्टैटिक मूवमेंट। ठीक है। और देखो इसमें क्या है, अपायरोजेनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट को भी इसमें कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अपायरोजेनिक होगी। अपायरोजेनिक कौन सी होती है, अपलिफ्ट करेंगी या सबसिडेंस करेंगी, या तो वो जमीन के भाग को उठाएंगी या जमीन के भाग को धसाएंगी। 2 प्रकार से काम करेगी। ओरोजेनिक होगी। ओरोजेनिक मूवमेंट में कौन सी होगी, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग, ना तो जमीन को उठा रही है ना धसा रही है, फोल्डिंग होगी या फोल्टिंग होगी, ये होगी। अब ये होगी अपायरोजेनिक मूवमेंट। देखो आइसोस्टेसिस कैसे बता रखा है, ये होगा, ये हो गया, जमीन हो गया, वेट हो गया, मेंटल हो गया, मैं इसको बताऊंगा। फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ ओरोजेनिक फोर्स, बीपीएससी में पूछा गया था ये। ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, अपेरोजेनिक मूवमेंट में इमरजेंस या अपलिफ्टमेंट कैसे होता है। ये सरफेस है। सरफेस में क्या होगा, रेडियल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स लगेगा रेडियल फोर्सेस का। सब्सिडेंस ऐसे होगा, मतलब यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये अपलिफ्टमेंट और ये सब्सिडेंस है, जमीन का एक पार्ट है। ओरोजेनिक मूवमेंट कैसे होती हैं, ये टेंजियल फोर्स इसमें काम करता है ओरोजेनिक मूवमेंट में। ठीक है। यहाँ से ये ओरोजेनिक मूवमेंट्स है, एक इस तरफ एक इस तरफ और 2 इस तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा। ये सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन इसमें बढ़ते हैं। सिंक्लाइन कौन सा पार्ट होता है, नीचे की ओर धसा हुआ पार्ट होता है। एंटीक्लाइंस कौन सा होता है, जो ऊपर की ओर ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है। ये फोल्डिंग होगी, मतलब 2 जमीन के टुकड़े ऐसे काम कर रहे हैं, तो बीच में जो जमीन होगी उसमें फोल्ड हो जाएगा ऐसे ऐसे। ये नीचे जो दे रखा है ये फोल्डिंग बता रखा है। फोल्डिंग कैसे होगी, जमीन का टुकड़ा बीच से टूट जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ हो जाएगा, इसको फोल्डिंग हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया मतलब ये जो बता रखा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगी, और ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्डिंग है, ये क्या होगी, ये सेम एंगल पर इंक्लाइन होगी। समझ गए, ये बता रखा सिमेट्रिकल फोल्ड इसको बोलते हैं। ये असिमेट्रिकल फोल्ड है। असिमेट्रिकल फोल्ड का मतलब इसमें तो एंगल बराबर थे, लेकिन इसमें एंगल बराबर नहीं है, एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो ये असिमेट्रिकल फोल्ड होगी। और ये होगा नेप्पी, इसको बोलते हैं, ये वर्ड्स हैं, ये याद रखने होंगे। नेप्पी क्या थी, व्हेन कंटिन्यूटी कट्स एंड थ्रस्ट फॉरवर्ड, जब ये कंटिन्यूटी है ये टूट जाती है और आगे की तरफ झुक जाती है, इसको नेप्पी बोलते हैं। इसमें फोल्डिंग में एक लेवल नहीं रहता, टूट जाता है बीच में। अब इसमें देखो ओवरफोल्ड हो गया, ओवरफोल्ड का मतलब ये ज्यादा फोल्ड है, ये इस तरफ झुक गया। ठीक है। ये एंगल देखो इसका क्या है। अब ये देखो रिकम्बेंट फोल्ड हो गया। अलग अलग टाइप की फोल्ड बता रखी है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स। ठीक है। वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, टेक्टोनिक, आइसोस्टैटिक एंड यूस्टैटिक। हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स को अभी देखेंगे। द वर्ड टेक्टोनिक इज डेरिव्ड फ्रॉम टेक्टोन, TEKTON, टेक्टोन, विच मीन्स बिल्डिंग। जो टेक्टोनिक वर्ड है वो टेक्टोन से निकला है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग, निर्माण करना, और या टू बिल्ड, या किसी चीज का निर्माण करना। निर्माण करना इसका मीनिंग होता है। दीज आर कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स। ये या तो कॉन्टिनेंट या फिर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्टिनेंट बनते हैं इनसे। ठीक है। अफेक्टिंग द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ की सरफेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, प्रभाव डाल रहे होते हैं। इट इंक्लूड्स अपायरोजेनिक एंड ओरोजेनिक मूवमेंट्स, इसमें अपायरोजेनिक और ओरोजेनिक मूवमेंट्स शामिल होती हैं। अपायरोजेनिक और ओरोजेनिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, अपायरोजेनिक मूवमेंट्स कौन सी हैं, दीज आर द वर्टिकल मूवमेंट्स। अपायरोजेनिक मूवमेंट्स जो होती हैं वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। कोज्ड बाई रेडियल फोर्सेज एक्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, और जो रेडियल फोर्सेज है जो पृथ्वी की सतह के नीचे से काम कर रहा होता है, उसके कारण वर्टिकल मूवमेंट्स जो होती है उस मूवमेंट को अपोरोजेनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। They are characterized by large scale upliftment or emergence and subsidence or submergence of land areas। ठीक है। और इनको बताया जा सकता है जब जमीन का एक भाग ऊपर उठ जाता है, emerge हो जाता है, या नीचे की ओर धंस जाता है, सबमर्जेंस हो जाता है। ठीक है। इनके माध्यम से इसको अपायरोजेनिक को बताया जाता है। मतलब हमें ये याद रखना कि अपायरोजेनिक मूवमेंट्स में या तो लैंड अपलिफ्ट होगी या फिर सब्सिडेंस होगी। They are very slow and widespread and
दे लीड टू कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ये बहुत ही धीमी होती हैं, वाइड स्प्रेड होती हैं, ठीक है, एंड लीड टू कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, और कॉन्टिनेंट का निर्माण करती हैं, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जैसे कि डेक्कन प्लेटू का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। स्लो सब्सिडेंस ऑफ नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो धीरे धीरे नॉर्थर्न कोस्ट जो है उसका धीरे धीरे सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको का, हाल ही में नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखा गया है, ठीक है। ओरोजेनिक या ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, दूसरे पे ये आ गया, हमने अभी तक तो एरोजेनिक और वो पढ़ लिया था। ओरोजेनिक मूवमेंट्स कौन से होते हैं, दिस आर द माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं, कोज्ड बाय टेंजेंशियल फोर्सेस, कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्स आता है इसमें, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्सेस आते हैं, विच इंक्लूड कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस। व्हाट इंक्लूड्स कंप्रेशनल एंड टेंशन फोर्सेस, क्या होते हैं ये फोर्सेस, कंप्रेशन फोर्सेस कंप्रेस, टेंशनल खिंचाव बल, ठीक है, इसमें शामिल होता है, ओरिजिनेट मूवमेंट्स होती हैं। अगर एक दूसरे की तरफ कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो फोल्डिंग होगी, और एक दूसरे की तरफ अगर वो हट रहे हैं तो क्या होगा, उसमें दरार आ जाएगी जमीन में, रिफ्ट वैली जिसका निर्माण होगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंटेंस फोल्डिंग, थ्रस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ नैरो बेल्ट्स, इसमें क्या आता है, फोल्डिंग शामिल है, ठीक है, और थ्रस्टिंग और फोल्डिंग शामिल है। फोल्डिंग मैंने बता दिया, थ्रस्टिंग मैंने बता दिया, ठीक है। नैरो बेल्ट्स का मतलब थोड़े ही क्षेत्र में। ओरिजिनेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, जो ओरिजिनेटिक मूवमेंट्स हैं उनको फोल्डिंग एंड फोल्डिंग में क्लासिफाई किया जाता है। फोल्डिंग मूवमेंट्स कौन सी हैं, द फोल्डिंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन द कंप्रेशनल फोर्सेस कॉज द अर्थ लेयर टू पुश एंड स्क्वीज अगेंस्ट ईच अदर। जो फोल्डिंग है वो तब होती है जब कंप्रेशनल फोर्स जो होता है पृथ्वी की सतह को या तो पुश करता है, ठीक है, या स्क्वीज करता अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। Folds are the structures in which the layers are bent or distorted without the loss of continuity. फोल्ड वो होती हैं जिनमें कंटिन्यूटी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, और उसमें झुकाव हो जाते हैं, बैंड बल पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक पेज है, पेज को ले लो ऐसे मोस लो, वो ऊपर से नीचे ऐसे हो जाएगा, कंटिन्यूटी तो रहेगी, वो टूटेगी टूटेगी नहीं वो, ठीक है। फोल्डिंग क्या होता है, द टेंशनल फोर्सेज पुल्स द रॉक्स अपार्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है। फोल्ट वो होती है जब जो खिंचाव बल होता है वो चट्टान को क्या करता है, अपार्ट कर देता है, खींच करके एक दूसरे को चट्टान को अलग कर देता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स, दरारें आ जाती हैं। बाय विच द प्राइमरी सरफेस एरिया, जिसके माध्यम से जो प्राइमरी सरफेस एरिया है आर ब्रोकन, वो टूट जाता है, एंड डिस्प्लेस्ड विद द लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी लॉस हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। इन दरारों में अगर कोई हवा वगैरह नहीं जा रही है तो तेल वगैरह मिलता है, ठीक, अलग अलग टाइप का, ठीक है, कोल बेड मिथेन ऐसा ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है। ये देखो फोल्ड क्या है, फोल्ड क्या आती है, द साइड्स ऑफ ए फोल्ड आर कॉल्ड एज लिम्स। फोल्ड के जो साइड होते हैं, देखो इसमें कंटिन्यूटी है, ये टूटा हुआ नहीं है कहीं से भी, ये फोल्ड है। इसकी जो साइड होती है, जैसे ये वाली साइड, इनको क्या बोला जाता है, लिम्स बोला जाता है, ठीक है। वेन द स्ट्रेटा इज बेंट अपवार्ड, जो स्ट्रेटा है, जो स्तर है फोल्ड का, जब वो अपवार्ड की ओर बेंड होता है, द इट रिजल्ट्स इन अप फोल्ड कॉल्ड एज एंटीक्लाइन, ये अप फोल्ड का रिजल्ट बनता है, और उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये अपवार्ड है, अपवार्ड बेंड है इसमें, नीचे की ओर नहीं है। वेन द स्ट्रेटा इज बेंट डाउनवर्ड्स, जब यही अगर हम उलट दें इसको, अगर ये डाउनवर्ड हो जाता है तो जो डाउन फोल्ड है, इट इज कॉल्ड एज सिंक्लाइन, इसको सिंक्लाइन बोला जाता है, समझ गए। इफ बोथ द लिम्स ऑफ ए फोल्ड आर इंक्लाइंड एट द सेम एंगल, यदि वो सेम एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फोल्ड, उसको सिमेट्रिकल फोल्ड बोला जाता है। यह मैंने समझाया था, अगर सेम एंगल नहीं है तो असिमेट्रिकल फोल्ड बोला जाएगा। इफ वन ऑफ द लिम्स इज इंक्लाइंड मोर देन द अदर, इट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल फोल्ड, यदि इन दोनों में से एक लिम्ब ज्यादा झुकाव है तो उसको असिमेट्रिकल फोल्ड बोला जाएगा। व्हेन द स्टेटा इज इन वन लिम्ब इज फोल्डेड बियॉन्ड द वर्टिकल एक्सिस, जब स्टेटा जो है वो वर्टिकल एक्सिस से भी ज्यादा फोल्ड हो जाता है, इट इज कॉल्ड ओवरफोल्ड, इसको ओवरफोल्ड बोला जाता है। रिकम्बेंट फोल्ड इज अ फोल्ड विच इज लिटरली लाइंग डाउन, ठीक है, इसमें बिल्कुल लेट जाती है वो, जमीन से नीचे टच हो जाती है जो फोल्ड है वो, रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेशर ऑफ वन ऑफ द लिम्स, मतलब एक लिम्ब पर लगातार ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, जिस वजह से जो लिम्ब है
वो जमीन के साथ मिल जाता है, कंप्लीटली लाइंग डाउन हो जाता है, तो उसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। When the pressure exerted upon the recumbent fold is sufficiently great, जब रिकम्बेंट फोल्ड पर प्रेशर काफी ज्यादा लग जाता है, टू cause it to be torn from its root, कि यह इसकी रूट से टूट जाती है फोल्ड, ठीक है, एंड थ्रस्ट फॉरवर्ड, और इसकी वजह से आगे की ओर झुक जाती है, इट इज कॉल्ड एज नेपी, इसको नेपी बोला जाता है। समझ गए? दे आर वेल डेवलप्ड इन हिमालयज एंड अल्प्स, ठीक है, हिमालयज में और अल्प्स में अच्छी तरह से वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा वो बता रखा है फोल्ड का, फोल्ड का, ठीक है। फोल्ड कैसे, ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये देखो मैंने एरो लगा रखा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये भी ऊपर की ओर चला गया, और ये जो टुकड़ा है जो इसका बीच में आया है, ये नीचे की ओर आ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप या तो ये मिलेगा हमें, या तो इस जमीन का टुकड़ा ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, अपोजिट रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक ये होगा, इस तरफ बट रहा था, वो टेंशन फोर्स लग रहा था, तो क्या हो गया कि ये नीचे की तरफ चला गया, ये भी नीचे की तरफ चला गया, ये जमीन का टुकड़ा अपनी एक ही जगह पर रहा, इसको होस्ट बोलते हैं। जमीन का जो उभरा हुआ पार्ट हो गया, इसको होस्ट बोला जाएगा, इसको ग्रैबन बोला जाएगा, ठीक है। या तो ग्रैबन बोलेंगे इसको, या रिफ्ट वैली का निर्माण करें। समझ गए रिफ्ट वैली कैसे बनी? दो टुकड़े जमीन के अपार्ट हो गए और नीचे वो एक जमीन का टुकड़ा चला गया, तो वो रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है। अब देखो इसमें विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली है, नर्मदा फ्लोविंग रिफ्ट वैली, पता है, ठीक है। विंध्यास का एक टुकड़ा है और ये सतपुड़ा रेंज हो गई, और बीच का जो एरिया था वो नीचे धस गया था, रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया था। डीप स्लिप या नॉर्मल फोल्ट, नॉर्मल फोल्ट टेंशन फोर्स की वजह से कैसे होती है, ये टुकड़ा इस तरफ जा रहा है, ये टुकड़ा इस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा ये ऊपर की ओर चला गया। रिवर्स फोल्ट कैसे होता है? रिवर्स फोल्ट ये होता है एक तरफ पर एक इस तरफ, ये देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ घिसने लग गया है, ये रिवर्स फोल्ट होगी। और स्ट्राइक स्लिप या इसको ट्रांसफॉर्म फोल्ट कैसे बोलते हैं, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये एक दूसरे से स्लाइड पास्ट हो रही है। टाइप्स ऑफ फोल्ट, फोल्ट के कौन से टाइप है? नॉर्मल फोल्ट हो गया, व्हेन वन ऑफ द ब्लॉक्स मूव्स डाउनवर्ड्स, जब दो ब्लॉक में से एक ब्लॉक नीचे की तरफ चला जाता है, इन रिलेशन टू द अदर वन, दूसरे के रिलेशन में, ड्यू टू टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स के कारण, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोल्ट और डीप स्लिप फोल्ट, इसको नॉर्मल फोल्ट बोला जाता है, डीप स्लिप फोल्ट बोला जाता है। द डाउन ड्रॉप्ड ब्लॉक इन ए फोल्ट इज कॉल्ड एज ग्रेबन, जो नीचे की तरफ जो ब्लॉक गया है, जमीन का ब्लॉक जो नीचे की तरफ गया है, उसको हम ग्रेबन बोलेंगे, जैसा मैंने भी बताया था। और ऊपर की तरफ जो उठा होगा उसको हम होस्ट बोलेंगे, ये बताया था ना अभी, ठीक है। जो डाउन ड्रॉप है, जो ब्लॉक है, उसको ग्रेबन बोला जाएगा। द रिफ्ट वैली, द वैली इज रिफ्ट वैली, और उस वैली को जिस मतलब जो निर्माण होगा उसको रिफ्ट वैली बोला जाएगा। द थ्रस्ट ब्लॉक, जो ऊपर की तरफ जो ब्लॉक जाएगा, इट एज इज कॉल्ड एज होस्ट, उसको होस्ट बोला जाएगा। समझ गए? ब्लैक फॉरेस्ट एंड राइन वैली, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर? माउंटेन रेंज है जर्मनी में। और जो राइन वैली है, राइन वैली कहाँ है? फ्रांस, स्पेन के पास, ठीक है। रूर वैली भी बोला जाता है इसको, इस राइन वैली में ही है रूर वैली, ठीक है। विंध्या एंड नर्मदा वैली, ये जो है ये क्या है? ये होस्ट हैं, इनके रिफ्ट वैली के ही वो बात। रिवर्स फोल्ट में क्या होता है? व्हेन वन ब्लॉक मूव्स अप इन रिलेशन टू द अदर वन, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिलेशन में मूव्स अप, ऊपर की ओर चला जाता है, ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से, इज कॉल्ड एज ए थ्रस्ट फोल्ट, रिवर्स फोल्ट, उसको थ्रस्ट फोल्ट बोला जाता है या रिवर्स फोल्ट बोला जाता है। पहले में और दूसरे में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल फोल्ट में एक जो ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक के रिलेशन में नीचे चला जाता है, तो कह सकते हैं कि दूसरा ब्लॉक ऊपर चला गया। इसमें भी रिवर्स फोल्ट में भी ऐसा बताया कि एक ब्लॉक के रिलेशन में दूसरा ब्लॉक ऊपर उठ जाता है, या यूं कह लो कि वो नीचे चला जाता है। तो इनमें क्या है वो डिफरेंस क्या है? फोर्स देखो, पहले में टेंशनल फोर्स लगा है, पहले में फोर्स टेंशनल था, दूसरे में कंप्रेशनल फोर्स है, अप डाउन तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो टेंशनल फोर्स लग रहा है उसमें एक ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरे की जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसमें रिवर्स फोल्ट में क्या है? इसमें कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, कंप्रेशनल फोर्स के बजाय जो एक वो है, जो ब्लॉक है, वो मूव्स अप, ऊपर की ओर चला जाता है, क्योंकि फोल्ड होंगी कंप्रेशनल फोर्स से, ठीक है।
स्ट्राइक स्लिप फोल्ट, इसमें क्या होगा, यह हम इसको ट्रांसफॉर्म फोल्ट भी बोल सकते हैं। व्हेन बोथ द ब्लॉक्स मूव अक्रॉस ईच अदर इन्वॉल्विंग नो वर्टिकल मूवमेंट, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है, इनमें कोई अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट है, साइड बाय साइड मूवमेंट है, लेटरल, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म फोल्ट, इसको ट्रांसफॉर्म फोल्ट बोला जाता है। समझ गए? अब देखो डिफरेंस क्या है फोल्ड में और ब्लॉक में। कई बार बोलते हैं ना फोल्डिंग माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है, इनमें डिफरेंस बताया गया है। फोल्डिंग माउंटेन वो होगी जिसमें फोल्डिंग होगी, फोल्ड होकर के जो माउंटेन बनी है। ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन होगी जिसमें फोल्डिंग होगी, या यूं कह लो कि एक ब्लॉक ऊपर उठ गया, एक ब्लॉक नीचे चला गया, जो ब्लॉक ऊपर उठा है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। कंटिन्यूटी इन लेयर्स, फोल्डिंग माउंटेन में लेयर्स में कंटिन्यूटी मिलेगी, टूटेगी नहीं। लेकिन ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा, नो कंटिन्यूटी, क्योंकि वो टूट कर ही तो ऊपर उठता है। कंप्रेशनल फोर्स होगा फोल्ड में, कंप्रेशन फोर्स होगा, और ब्लॉक में बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। और फोल्डिंग माउंटेन लेंथी होंगी, लंबी, ठीक है, और ब्लॉक माउंटेन कैसी होगी, वाइडर होगी, ज्यादा चौड़ी होंगी, ठीक है। ये डिफरेंस था। अब हमने आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन सी मूवमेंट्स पढ़ी है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स पढ़ी है, ठीक है। अब आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स को हम देखेंगे। आइसोस्टेसी, इसको समानता बोलते हैं, बराबरी, इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक संतुलन की स्टेट होती है, और बैलेंस या बैलेंस की स्टेट होती है इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में। आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व वर्टिकल मूवमेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ flotation displacement between the rock layers of different density and mobility to achieve balanced crustal columns of uniform mass above a level of compensation in which the topographic elevation is inversely related to underlying rock density। इसको मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा, पहले एक बार इसको समझो, ठीक है। इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है अंडर द एक्शन ऑफ फ्लोटेशन डिस्प्लेसमेंट, फ्लोटेशन के डिस्प्लेसमेंट के एक्शन के, बिटवीन द रॉक लेयर्स, रॉक की जो लेयर्स होती हैं, ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, जो अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स होती हैं, एंड मोबिलिटी, और अलग अलग उनकी मोबिलिटी के कारण, टू अचीव बैलेंस्ड क्रस्टल कॉलम्स, बैलेंस्ड क्रस्टल कॉलम्स को अचीव करने के लिए मूवमेंट होती है यूनिफॉर्म मास की अबोव ए लेवल ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के एक लेवल के ऊपर, इन विच द टोपोग्राफिक एलिवेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अंडरलाइंग रॉक डेंसिटी। इस लाइन को पढ़ो, टोपोग्राफिक एलिवेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अंडरलाइंग रॉक डेंसिटी। ये अर्थ की क्रस्ट है, समझ गए, और ये क्या है, ये पहाड़ी है, मान करके चलना है। क्या हो गया कि यहां से लैंडस्लाइड होगा, ठीक है, लैंडस्लाइड होगा, या यहां लगा लो, कुछ भी लगा लो, इतना सा जो पार्ट है जमीन का, वो किसी डिप्रेशन में चला गया, यहां चला गया। अब ये जो वेट है इतना जो सरफेस के ऊपर लग रहा है, अब जैसे ये वेट तो कम हो गया, ये वेट जैसे ही कम हो जाएगा, इनवर्सली रिलेशन इसमें बता रखा है, तो जितना वेट यहाँ से कम होगा ना, यहाँ इतना और बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लावा है वो अपने आप को कूल डाउन कर लेगा, और कूल डाउन करके इसकी जो गहराई, जो मोटाई होगी, इसका बैलेंस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये समझ में, ये बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स विल हैव डीप रूट्स, माउंटेन्स की जो होती है ना वो डीप रूट्स होती है। माउंटेन्स की डीप रूट्स कैसे होती है, एग्जाम्पल दे रखा है क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में बता रखा है, ठीक है। माउंटेन्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड होते रहेंगे, नीचे से उतर रहेगा वो, ठीक है, वो अपनी गेन करते रहेंगे मास को। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या रहेगा, द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स आर एक्सपीरियंसिंग मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो हैं वो आइस शीट्स को पिघलता हुआ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड और कॉन्सिक्वेंटली अ ग्रेजुअल राइजिंग ऑफ लैंड इज हैपनिंग, और कॉन्सिक्वेंटली जो लैंड है वहां से क्या हो रही है, वो धीरे धीरे राइज हो रही है, ऊपर उठ रही है, विच इज एविडेंट इन ए सीरीज ऑफ रेज्ड बीचेस, ठीक है। जो जो रेज्ड बीचेस हैं, उन जो सीरीज है उनसे क्या है, एविडेंट है, स्पष्ट है। रेज्ड बीचेस का मतलब क्या है, जो तट हैं, समुद्र के किनारे, बीच जिनको बोलते हैं, वो क्या है कि वो रेज हो रहे हैं, और जो एक्शन है वाटर का लेवल जो वगैरह जो दिखा दे, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो लैंड है कंटिन्यूअली ऊपर उठ रही है। जैसे हमारा हिमालय है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
ग्लेशियर जैसे जैसे पिघल रहे हैं, हिमालय भी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, हालांकि कारण अलग अलग है। वैसे ही सब्सिडेंस हो रही है, प्लेट सब्सिडेंस हो रही है, इस वजह से हिमालय ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। आइसोस्टैटिक मूवमेंट से, आइसोस्टैटिक में मैंने बताया कि ये समानता को बता रहे हैं। ठीक है, आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स में बैलेंस अचीव किया जाता है। अब इसमें देखो क्या यूस्टैटिक मूवमेंट्स, दे इन्वॉल्व द वर्ल्ड वाइड movement of sea level resulting from changing in the total volume of liquid sea water or the capacity of ocean basin। इसमें यूस्टैटिक मूवमेंट्स में सी लेवल की जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है वो इन्वॉल्व है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सी वाटर। ठीक है, टोटल सी वाटर की जो वॉल्यूम है वो जो चेंज हो रही है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे, कभी पानी बढ़ गया कभी कम हो गया, उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसके कारण, मतलब वही इसमें यूस्टैटिक मूवमेंट्स में इंक्लूड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन इन द मेंटल, मेंटल में जो कन्वेक्शन हो रहा है वुड आर्क अप एन ओशियनिक रिज, वो ओशियनिक रिज को आर्क अप कर देते हैं, मतलब समुद्र में मिड अटलांटिक ओशन रिज बन गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो तो कम होगी ना। ठीक है, वो वहां का पानी किसी तरफ चला जाएगा, यूस्टैटिक मूवमेंट ही है। यहाँ से अगर ओशियनिक रिज उठ गई, ठीक है, मेंटल से, तो फिर पानी इस तरफ आ जाएगा। ये जो वाटर मूवमेंट है इसको यूस्टैटिक मूवमेंट बोला गया है। ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड वाटर फ्रॉम द ओशियन बेसिन एज द कैपेसिटी ऑफ ओशियन बेसिन डिक्रीज, ओशियन बेसिन डिक्रीजेज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मेंटल में मेंटल रिज सरप्राइज हो गई, ओशियनिक रिज का निर्माण हो गया और पानी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ओशियन डिप्रेशंस जो हैं वो कम हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो रही है वाटर को रिटेन करने की। ये यूस्टैटिक मूवमेंट्स हैं, समझ गए। हमने ये मूवमेंट्स हमने पढ़ ली, कौन सी पढ़ी हैं, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होगी, एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक, एंडोजेनेटिक। ठीक है, इस वजह से बाकी जो मूवमेंट्स आएंगे जिसमें अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में क्लियर करते चलेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में दी गई थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कौन सी है, हैरी हैस के द्वारा 1960-61 में दी गई थी। एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। ठीक है, ये थ्योरी हम पढ़ेंगे, हालांकि ये कर ली थी हमने 11th क्लास के एनसीईआरटी में, दोबारा फिर रिवाइज हो जाएगा। इसको देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। ठीक है, रीजन क्या है इसके, रीजन कांस्टेंट है बट क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, रीजन जो है अक्षेत्र वो ऐसे कैसे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बस ये बताया गया इसमें। रीजन चेंज बट क्लाइमेट कांस्टेंट, ये भी कारण हो सकता है कि रीजन चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट कांस्टेंट है, क्लाइमेट बना हुआ है। एजम्पशन क्या है, एज्यूम किया गया इसको, फोर्सेस कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ईस्टवार्ड। ठीक है, वेस्टवार्ड क्या है, वेस्टवार्ड टाइडल फोर्स है। ठीक है, कौन से सन और मून की मतलब फोर्स के कारण टाइडल फोर्स, डिफरेंशियल फोर्स हैं, बोयंसी फोर्स हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बताया गया है कि जो क्रस्ट है वो सियाल और सीमा से और नाइफ से मिलकर के बनी हुई है, ये बता रखा है। सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकल एंड जो आयरन है उनसे। Continental drift theory was proposed by Alfred Wegener in 1912। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था, बताया गया था। द थ्योरी वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन द मेजर वेरिएशंस इन अर्थ क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, पृथ्वी की जलवायु दशाओं में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए इस थ्योरी को प्रस्तावित किया गया था। द कॉज ऑफ सच वेरिएशंस, ये जो क्लाइमेट में, जलवायु में जो अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण, कैन बी द फॉलोइंग, वो निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या क्या, आइदर द कॉन्टिनेंट्स रिमेन स्टेशनरी, या तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, स्थिर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। एंड द क्लाइमेटिक जोन शिफ्टेड, और क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हो रहा है, माना जा सकता है क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि हमारा जो रीजन है वो सेम है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की एक चादर लगा लो, वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ठंडी चादर ऊपर आ गई, फिर गर्म चादर आ गई, फिर ठंडी आ गई, फिर गर्म आ गई। इसने ये बता रखा है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेम प्लेस पर हैं, स्थिर हैं,
केवल क्लाइमेटिक जो चादर है वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। दूसरा कारण इसने क्या था, आइदर क्लाइमेटिक जोन्स रिमेन स्टेशनरी, या तो क्लाइमेटिक जोन जो है वो स्टेशनरी है, एंड द कॉन्टिनेंट्स शिफ्टेड, और कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बताया गया है। एज वैगनर डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेटिक जोन, क्योंकि वैगनर को क्लाइमेटिक जोन में परिवर्तन का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ही प्रोपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज अ रीजन, उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक कारण के रूप में प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक का उसको कारण ही नहीं मिला कोई, ठीक है। एजम्पशन, क्या एजम्पशन है, ही प्रोपोज 3 डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसने 3 अलग अलग प्रकार की परतों का प्रस्ताव दिया कि 3 अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं। आउटर लेयर है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी हुई है। इंटरमीडिएट लेयर्स हैं, ठीक है, सीमा से मिलकर सियाल और मैग्नीशियम, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी हुई है। एंड इनर, और एक इनर लेयर भी है, ठीक है, जो निकल और लोहे से मिलकर के बनी हुई है, नाइफ लेयर बोला जाता है उसको। सियाल वाज द कॉन्टिनेंटल मास, सियाल जो है वो कॉन्टिनेंटल मास है, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। सीमा वाज द ओशियनिक क्रस्ट, जो सीमा है वो ओशियनिक क्रस्ट है। एंड सियाल मासेस वर एज्यूम्ड टू बी फ्लोटिंग विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और जो सियाल मासेस हैं उनको एज्यूम किया गया फ्लोटिंग करते हुए विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कि वो किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी प्रतिरोध की फ्लोट हो रही हो, ठीक है। थ्योरी क्या है इसकी, ठीक है, धारणा तो ये होगी इसकी, इसका सिद्धांत क्या है, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरियस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान, दैट इज बिफोर 225 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, देयर वाज ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला गया था, विद वन सुपर ओशन कॉल्ड पैंथालासा, एक ही सुपर ओशन था जिसको पैंथालासा बोला गया था। ये जो पैन वर्ड है ना, पेंजिया में और पैंथालासा में आया हुआ है, पैन मीन्स होता एवरीवेयर, ऑल, समझ गए। पैंथियन एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, पैंथियन, थियो, THE, थियो, थियो का मतलब होता है धर्म, और पैंथियन वो होता है जो, एक पैंथियन एक प्रकार का ऐसा मंदिर होता है जिसमें सभी धर्मों के लोग पूजा कर सकते हैं, सभी धर्मों के देवी देवता होते हैं, इसको पैन, पैन मीन्स होता ओल, पेंजिया। और पेंजिया में अगर GEA को पढ़ोगे ना, जिया, जियो, अर्थ से मिलकर के बना हुआ है, मतलब एक ही अर्थ थी, समझ गए, वो पेंजिया इसीलिए बोला गया इसको पेंजिया, ठीक है। और एक ही समुद्र था, सुपर ओशन जिसको बोला गया, वो कौन सा था, पैंथालासा। पेंजिया कंसिस्टेड ऑफ ऑल द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स, जो पेंजिया था वो वर्तमान के सभी महाद्वीप को मिलकर के बना हुआ था, सभी इकट्ठे थे। दिस सुपर कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू ब्रेक ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, यह जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया जो था, कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान इसने टूटना शुरू कर दिया। एंड इट गॉट सेपरेटेड इनटू नॉर्थर्न अंगारालैंड और लोरेशिया, और इसने नॉर्थर्न अंगारालैंड या लोरेशिया कह लो, उसमें ये 2 भागों में सेपरेट हो गया था। एंड साउथर्न गोंडवाना लैंड, 2 पार्ट में, एक तो लोरेशिया जो नॉर्थर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट साउथर्न गोंडवाना लैंड, समझ गए। द नॉर्थर्न अंगारा लैंड कंसिस्टेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड यूरेशिया विदाउट इंडिया एंड अरेबिया, जो नॉर्थर्न पार्ट है, लोरेशिया जिसको बोला गया है, उसमें नॉर्थ अमेरिका थे, ग्रीनलैंड था, ठीक है, और यूरेशिया था, यूरेशिया तो समझते होगे, ठीक है, हाँ, विदाउट इंडिया एंड अरेबिया, बिना भारत के और अरेबिया के, ठीक है। गोंडवाना लैंड कंसिस्टेड ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड अरेबिया, और अटैच्ड, ये अरेबिया अटैच था इसमें, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब से मिलकर के गोंडवाना लैंड बना हुआ था। अराउंड 165 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ग्रेजुअली, ठीक है, लगभग 165 मिलियन साल पहले भारत ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दिया, मूवमेंट होगी नॉर्थ की तरफ उसकी, ठीक है। बोथ, दोनों, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके बीच में टेथिस सी था, ठीक है।
अराउंड 165 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 165 मिलियन साल पहले, इंडिया स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, भारत ने नॉर्थ की तरफ मूव होना शुरू कर दिया। नॉर्थ साउथ रिफ्ट सेपरेटेड, जो नॉर्थ और साउथ रिफ्ट है सेपरेटेड हो गई। नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरेशिया, उसने नॉर्थ अमेरिका को यूरेशिया से अलग कर दिया, एंड साउथ अमेरिका को फ्रॉम अफ्रीका से अलग कर दिया, विच स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स वेस्ट, जिस अफ्रीका ने वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। नॉर्थ साउथ रिफ्ट का मतलब यह है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एक रिफ्ट होगी। रिफ्ट यू नो वेरी वेल कि नीचे का जो धसा हुआ टुकड़ा होता है भूमि का, और वहां पर एटलांटिक ओशन बन गया था। ठीक है, इसने अलग अलग कर दिया था उनको। अफ्रीका स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, अफ्रीका ने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, एंड अंटार्कटिका स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स साउथ, और अंटार्कटिका ने साउथ की तरफ चलना शुरू कर दिया, एंड ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स ईस्ट, और ऑस्ट्रेलिया ने ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया था। 20 मिलियन ईयर्स अगो अरेबिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका, 20 मिलियन साल पहले अरेबिया अफ्रीका से सेपरेटेड हो गया एंड मर्ज्ड विद एशिया, और एशिया के साथ मर्ज हो गया। जब हम मैप देखते हैं ना, मैप में हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसी पार्ट से टूटा हुआ है। ठीक है, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं? एल्फ्रेड वैगनर प्रोपोज द फॉलोइंग फोर्सेज एज द कॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल मोशन, महाद्वीपीय जो चलन है उसके पीछे के जो फोर्सेज रहे हैं उनको निम्नलिखित आधार पर बताया गया है एल्फ्रेड वैगनर ने। क्या? इक्वेटर वार्ड मूवमेंट, इक्वेटर वार्ड मूवमेंट हुई है इक्वेटर की तरफ, इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स के कारण हुई है। ठीक है, एंड फोर्स ऑफ बोयंसी, और बोयंसी के फोर्स के कारण हुई है, क्योंकि फ्लोटिंग, बोयंसी का मतलब फ्लोटिंग के कारण हुई है। टू एडजस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बोयंसी, और बोयंसी का और ग्रेविटी के सेंटर को एडजस्ट करने के लिए मूवमेंट हुई है, ये बताया गया है इक्वेटर वार्ड मूवमेंट। वेस्टवार्ड मूवमेंट इज कॉज्ड बाय टाइडल फोर्सेज, जो वेस्टवार्ड मूवमेंट हुई है वो टाइडल फोर्सेज के कारण हुई है, ऑफ सन एंड मून, सन एंड मून के टाइडल फोर्सेज के कारण। एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कौन कौन से एविडेंसेस दिए हैं उसने? ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसे था भाग। ठीक है, ये एविडेंसेस जिग्सॉ फिट कॉन्टिनेंट्स, ये मैंने नीचे बता रखे हैं कौन कौन से एविडेंस थे, एक बार देख सकते हो। इंडिया पहले ऐसा था, ठीक है, और ये इसमें बता रखा है अंटार्कटिका ऐसे था। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये मतलब इन्होंने इसको इस तरफ, इसने इस तरफ जाना शुरू कर दिया, इसने इस तरफ, इंडिया ने इस तरफ, इस तरफ ऐसे से बता रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स क्या है। Jigsaw feet of continents, that is the similarities in coastline on opposite sides of Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन के अपोजिट साइड में जो कोस्ट है उनमें सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कैसे है? ऐसे देखो इसको, ये अटलांटिक ओशन है, ये कोस्ट देखो, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, लेकिन ये देखो ये कोस्ट ये अंदर की तरफ है। अगर हम इस टुकड़े को यहां से उठा करके अगर यहां लगा दे तो ऐसा लगेगा हमें कि ये फिट हो रहा है, लग रहा ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट थ्योरी। ठीक है, अब इसको देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है और इसको देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है। दिस इज कॉल्ड जिगसॉ फिट थ्योरी। आगे क्या दिया गया इसमें? द माउंटेन स्ट्रक्चरल एविडेंस क्या है? द माउंटेन बेल्ट्स ऑफ ब्राजील टर्मिनेट्स ऑन साउथर्न साउथ अमेरिकन ईस्ट कोस्ट एंड सेम टाइप ऑफ माउंटेन्स रीअपियर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मतलब जो माउंटेन बेल्ट्स है ब्राजील में, ब्राजील में जो पहाड़ियां हैं वो जो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर खत्म हो रही हैं, वही सेम टाइप के माउंटेन जो हैं वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर मिल रही है। मतलब यहां देखो, यहां जो माउंटेन्स मिली हैं इनकी स्ट्रक्चर जो है, और यहां जो माउंटेन मिली हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। समझ गए? एक ये थ्योरी इसने बताई है। दूसरा क्या बताया इसने? स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस क्या है? द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील हैज सेम टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट। समझ गए जो मैंने अभी समझाया है। फोजिल्स क्या है? मेसोसोरस एन एक्वेटिक रेप्टाइल, मेसोसोरस एक एक्वेटिक रेप्टाइल है, ठीक है, एक क्रीचर है। हुज फोजिल्स आर फाउंड ओनली ऑन ईस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, जिसके जो फोजिल्स हैं वो पूर्वी साउथ अमेरिका में और साउथर्न अफ्रीका में ही मिले हैं।
मेसोसोरस के फॉसिल्स। दोबारा फिर देखो, ईस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथर्न अफ्रीका, और साउथर्न अफ्रीका में मिले हैं। हैड इट बीन एबल टू क्रॉस द ओशियन, यदि वह ओशियन को क्रॉस करने के योग्य होता, अगर मान लो वो ओशियन को क्रॉस कर सकता है, अटलांटिक ओशियन को, इट शुड हैव बीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है, वो फिर इंडिया भी आ सकता था, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता था, वो नॉर्थ अमेरिका भी जा सकता था, अगर वो ओशियन को क्रॉस कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, द फोजिल्स ऑफ ग्लोसोटेरिस, ठीक है, ए फर्न, झाड़ी है ये, जड़ी बूटी कह सकते हो। इसके जो फोजिल्स हैं, ग्रोन ओनली इन सब पोलर क्लाइमेट, वो केवल सब पोलर क्लाइमेट में ही ग्रो होते हैं। आर नाउ फाउंड इन वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स, वो वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं, सेपरेटेड बाय वाइड ओशियंस, जो वाइड ओशियंस के द्वारा सेपरेटेड है। समझ गए, एक ये बता रखा है रीजन इसने। द लेयर्स ऑफ टीलाइट, टीलाइट क्या होती है? टाइप ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ये एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज टीलाइट। ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स के वो होते हैं, टाइप होती है। आर फाउंड इन एवन वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब ग्लेशियर्स के, ये तो अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में होते हैं ग्लेशियर्स, वो वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स में भी मिल रहे हैं उनके जो टीलाइट हैं, वो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में भी मिले। ये 5 कारण उसने बताए हुए हैं जिग्सो-विर्थ थ्योरी के माध्यम से। इसके क्रिटिसिज्म की गई है, क्या क्या क्रिटिसिज्म की गई है? द जियोफिजिकल मैकेनिज्म्स, जो जियोफिजिकल मैकेनिज्म्स हैं, दैट इज फोर्सेज एनविसेज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने जो भी फोर्सेज एनविसेज किए हैं फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय चलन के, ड्रिफ्ट थ्योरी के, वाज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट, उनको अपर्याप्त माना गया। द रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट की और कॉन्टिनेंटल की जो चट्टाने हैं, आर वेरी रिजिड, वो बहुत ही कठोर हैं, एंड वुड नॉट परमिट फ्री ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओवर ओशियनिक फ्लोर, और वो फ्री ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकती हैं ओशियनिक फ्लोर के ऊपर, ये बताया उसने। ठीक है, द थ्योरी डज नॉट डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ प्री कार्बोनिफेरस टाइम, इस थ्योरी ने प्री कार्बोनिस टाइम में जो कंडीशंस थी वो नहीं बताई थी। ठीक है, इसने सीधा ही आंसर देना शुरू कर दिया कि ऐसे कंडीशंस नहीं बताई। ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर, समुद्र का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, ये थ्योरी दी है उन्होंने, और इस वजह से बताया गया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही है। 1961 में दी गई थी हैरी हेस के द्वारा। ठीक है, द मैपिंग ऑफ ओशियनिक फ्लोर, ओशियनिक फ्लोर की जो मैपिंग है, रिवील्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वो निम्नलिखित ऑब्जर्वेशंस को रिवील्स करती है, प्रकट करती है। ओशियनिक फ्लोर की मैपिंग कैसे कैसे? प्रेजेंस ऑफ मिड ओशियनिक रिज अलोंग द सी फ्लोर, सी फ्लोर के साथ साथ मिड ओशियनिक रिजेस की प्रेजेंस है। ये मिड ओशियनिक रिज मैंने पहले भी बताई थी और मैं अब भी बता रहा हूँ, इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो ये जो दरार है मिड ओशियनिक रिजेस, ये, ठीक है, ये मिड ओशियनिक रिजेस हैं ये, ठीक है, ये प्रेजेंस है इनकी। द रिजेस आर वेरी एक्टिव, और ये जो रिजेस हैं बहुत ही एक्टिव हैं, विद कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस, इनमें लगातार वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है। द रॉक्स ऑफ सिमिलर कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर एंड एज आर ऑब्जर्व्ड एट इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिजेस, ये मैंने बता रखा, पहले भी समझा रहा हूं मैं अभी भी। ठीक है, जो सिमिलर कंपोजिशंस की जो रॉक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी जो रॉक है, सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उनकी एक समान एज है, वो इक्विडिस्टेंट लोकेशन पर देखी जा सकती है मिड ओशियनिक रीजेस से। मतलब ये जो मिड ओशियनिक रीजेस है, यहाँ जो रॉक है और इसके यहाँ जो रॉक है, इन दोनों में दूरी समान है इससे। ठीक है, और जो दूरी समान है इन दोनों में, वो क्या है? उनकी एज, उनकी कंपोजिशन, उनका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर एक समान है। समझ रहे हो? ठीक है, यहां से मान लो ये चट्टान है, ये चट्टान है, इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, और ये बहुत ही एक्टिव हैं। द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रीजेस, मतलब जब इस रॉक की एज और इस रॉक की एज, जब ये मिड ओशियनिक रीज से दूर होती चली जाती है तो इनकी एज भी बढ़ती चली जाती है। समझ गए?
थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, द एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज मच लोअर देन द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओशियनिक क्रस्ट की जो एज है वो कॉन्टिनेंट्स की एज की बजाय बहुत ही लोअर है। लोअर का मतलब बहुत ही कम है, मतलब वो युवा है, युवावस्था में है वो। ठीक है। थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज मच लेस देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बजाय बहुत ही कम है। ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन ऊपर की गई है उसके आधार पर हैरी हेस इन 1961, हैरी हेस ने 1961 में प्रपोज द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू इट द कांस्टेंट मैग्नेटिक इरप्शंस, इसके अनुसार जो लगातार मैग्मेटिक जो इरप्शंस हो रहे हैं, मतलब लगातार जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, एंड द ओशियनिक रिजेस, और जो ओशियनिक रिजेस का निर्माण हो रहा है, कोजिंग द रप्चर ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, वो ओशियनिक क्रस्ट में रप्चर, ब्रेकेज मतलब टूटने का कारण बनते हैं। रिलीजेस लावा, और वहां से लावा निकल करके आता है। वेजिज जैम्ड, जाम हो जाता है लावा ऑन टू ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट पर, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ। समझ गए। दिस पुशेस द ओशियनिक क्रस्ट, ये ओशियनिक क्रस्ट को पुशेस कर देता है ऑन आइदर साइड ऑफ द रिज, रिज के दोनों तरफ। देयरफॉर, इसलिए द ओशियनिक फ्लोर स्प्रेड्स, जो ओशियनिक फ्लोर है स्प्रेड्स हो जाता है। द स्प्रेडिंग क्रस्ट सिंक्स डाउन, जो स्प्रेडिंग क्रस्ट है सिंक्स डाउन, वो सिंक्स डाउन हो जाती है, नीचे चली जाती है। एट द ओशियनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम, ओशियनिक ट्रेंचेस में, और उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। समझ गए? क्या समझे? तो बताता हूँ। ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये ओशियनिक सरफेस है। ये इस तरफ बढ़ रही है और ये मान लो कांस्टेंट है, तो ये जैसे जैसे इसके तरफ चले जाएगी ना, ये ऐसे चली जाएगी, सबडक्स हो रही है। और ये आ कहाँ से रही है, मतलब किस कारण से मूव हो रही है, ये इस कारण से मूव हो रही है। ये भी ओशियनिक फ्लोर है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ये ओशियनिक रिज होगी। जैसे जैसे लावा यहाँ पर वैज होता चला जाएगा, ये इस तरफ चलती रहेगी, इस तरफ चलती रहेगी। क्या होगा कि उस पार्ट में जाकर के ओशियनिक ट्रेंचेस होगी, चैलेंजर डीप हो गया, मैरियाना ट्रेंच होगी, वहां पर जाकर के इसको ये सिंक डाउन हो जाएगी और इसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। एस्टेनोस्फेयर में जाकर के इनका मैग्मा बन जाएगा फिर, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है। तीसरी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, 1965 में जेटी विल्सन के द्वारा। ठीक है। कोइन द टर्म प्लेट, जेटी विल्सन ने प्लेट टर्म कोइन किया था। इससे पहले प्लेट वर्ड नहीं पढ़ा हमने, इसके बाद ही प्लेट वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मॉर्गन के द्वारा भी दी गई थी 1967 में। ठीक है। और मैकेंजी और पार्कर के द्वारा भी 1967 में दी गई थी। मतलब इतने वैज्ञानिक इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जुड़े हुए। ठीक है। द टर्म प्लेट वाज कॉइन्ड बाय जेटी विल्सन। 1965 में जेटी विल्सन के द्वारा प्लेट शब्द दिया गया। प्लेट्स आर द ब्रॉड रिजिड सेगमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। प्लेट जो होती हैं वो लिथोस्फीयर के बहुत विस्तृत कठोर टुकड़े होते हैं। विच इंक्लूड्स द रिजिड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जिसमें अपर मेंटल का अपर पार्ट भी शामिल होता है। एंड द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भी पार्ट शामिल होता है। इट मूव्स ऑन अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर, यह अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर पर मूव्स होता रहता है, चलता रहता है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज प्रोपोज्ड बाय मॉर्गन, मैकेंजी एंड पार्कर सेपरेटली इन 1967। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी मॉर्गन के द्वारा, मैकेंजी के द्वारा, पार्कर के द्वारा अलग अलग 1967 में प्रपोज की गई थी, प्रस्तावित की गई थी। ये देखो क्या दे रखा है इसमें। जो प्लेट है ये प्लेट होती है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होगी, इसमें एस्थेनोस्फीयर का भी पार्ट होगा, इसमें ओशियनिक क्रस्ट भी होगी और लिथोस्फीयर का भी पार्ट होगा। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट एक ही होगी, उस कॉन्टिनेंटल प्लेट में ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट भी शामिल हो सकता है। ठीक है। नाज़का प्लेट होगी, फिलीपींस प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी। ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट होगी, पैसिफिक प्लेट होगी। मैंने कुछ कुछ के मैन के पार्ट बता रखे हैं इसमें। ठीक है। ये सेपरेटली प्रपोज की गई थी। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वो डिफॉर्मेशन की स्टडी होती है। किसकी डिफॉर्मेशन?
विद इन प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर ही जो डिफॉर्मेशन हो रही है, कैसे प्लेट्स टूट रही हैं, कैसे उनका निर्माण हो रहा है, उनकी जो अध्ययन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स में किया जाता है। एंड ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ प्लेट्स अराउंड देयर मार्जिन्स, और प्लेट्स के मार्जिन्स के चारों तरफ जो भी इंट्रैक्शंस हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स में ही पढ़ा जाता है। द प्लेट्स आर 100 किलोमीटर थिक एंड हैव हाई रिजिडिटी and are unable to deform except in response to a very strong and prolonged force। प्लेट जो होती हैं वो लगभग 100 किलोमीटर थिक होती हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर तक की मोटी होती हैं। एंड हैव हाई रिजिडिटी, और बहुत ही ज्यादा उनमें कठोरता होती है, और वो डिफॉर्म होने के योग्य नहीं है, मतलब डिफॉर्म नहीं हो सकती हैं सिवाय एक बहुत मजबूत और लंबे समय के फोर्स के रिस्पॉन्स में। मतलब उनको डिफॉर्म होने के लिए बहुत मजबूत और बहुत ही लंबे समय तक का एक फोर्स चाहिए, तभी वो डिफॉर्म हो सकती है। These are there are 7 major plates and many number of minor plates। 7 जो है वो मुख्य प्लेट होती हैं और बहुत ही संख्या में छोटी छोटी प्लेट होती हैं। मेजर 7 प्लेट्स आर, कौन कौन सी मेजर 7 प्लेट्स? पैसिफिक प्लेट होगी जिसमें पैसिफिक ओशन है, वो पैसिफिक प्लेट है। विच इज द बिगेस्ट प्लेट, वो सबसे बड़ी प्लेट है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ओशियनिक क्रस्ट, जिसमें केवल ओशियनिक क्रस्ट है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ी प्लेट पैसिफिक प्लेट और केवल ओशियनिक, ठीक है। सेकंड नंबर की है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड नंबर साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम, ठीक है। एंड और एंटार्क्टिका प्लेट, ये 7 प्लेट होगी। सम माइनर प्लेट्स, कुछ माइनर प्लेट्स है, नाज़का प्लेट, ठीक है, कोकोस प्लेट होगी बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये कोकोस प्लेट होगी। अरेबियन प्लेट होगी, अरेबियन पेनिनसुला जिस पर है। फिलीपींस प्लेट होगी, फिलीपींस, ठीक है, ये होगी माइनर प्लेट्स होगी। मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, प्लेट की मूवमेंट्स कैसे हो रही है? द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, प्लेट्स लगातार मोशन में हैं, बट विद डिफरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, लेकिन जिनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। दिस कॉजेज 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, इनकी वजह से प्लेट बाउंड्री की 3 टाइप हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या होगा? जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। कन्वर्जेंट में जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा? जो एक दूसरे के साइड स्लाइड पास्ट हो रही है। डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है, या इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री भी बोल सकते हैं। नंबर ए, ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंस। ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंस का मतलब ये भी ओशियनिक प्लेट है, ये भी ओशियनिक प्लेट है, इनका दोनों का डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। दीज आर द जोन्स ऑफ टेंशन, ये टेंशन के जोन हैं। डाइवर्जेंस में टेंशन ही लगेगा, खिंचाव बल, ये किसका जोन है? टेंशन का जोन है। वेयर द लिथोस्फीयर स्प्लिट, जिसमें लिथोस्फीयर जो स्प्लिट्स हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, सेपरेट्स अलग हो जाती है। एंड मूव्स अपार्ट इनटू अपोजिट डायरेक्शन, और दो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से चली जाती हैं, मूव्स अपार्ट हो जाती हैं। हॉट मैग्मा कम्स अप, और जब वो एक दूसरे से एक तरफ हो रही हैं तो नीचे से हॉट मैग्मा जो ऊपर आ जाता है। थ्रू द क्रैक्स, उन दरारों में से सोलिडिफाइज, सॉलिड हो जाता है, लिविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट, जिसकी वजह से नई ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण होता है। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए मिड ओशियनिक रीज, एक मिड ओशियनिक रीज का निर्माण होता है। द टेक्टोनिक एक्टिविटी, और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, अर्थात जो अर्थक्वेक है, जो वोल्केनिज्म से आर लिमिटेड टू द सरफेस, वो सरफेस तक ही लिमिटेड होते हैं। दैट इज शैलो अर्थक्वेक एंड स्लो एंड कंटिन्यूअस इरप्शन ऑफ लावा। शैलो अर्थक्वेक होगा, ठीक है, और धीरे धीरे लेकिन लगातार लावा निकलता रहेगा। अब इसमें देखो क्या है, ओशियनिक एंड ओशियनिक दो अलग अलग डायरेक्शन है। मैग्मा है, ये मैग्मा यहां से निकलेगा इस दरार से, थोड़े समय के बाद क्या होगा? मैग्मा निकलेगा, प्लेट टूटती रहेगी, ये दोनों इस तरफ, मैग्मा बाहर निकल आएगा, ये रिज बन गई, ये मिड ओशियनिक रिज होगी। समझ गए? ऐसे प्रोसेस चलेगी इसमें। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस का मतलब एक कॉन्टिनेंट ये है, कॉन्टिनेंट पार्ट ये, कॉन्टिनेंट पार्ट ये, दोनों तरफ चल जा रहे हैं, बीच में रिफ्ट वैली हो रही है। जैसे अफ्रीका,
अफ्रीका टूट रहा है धीरे धीरे, ठीक है, उनको रिफ्ट वैली बोला गया, लेक्स बन रही हैं उसमें। अब इसमें देखो क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अलोंग द कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व 3 डिफरेंट स्टेजेस। उनमें 3 अलग अलग चरण शामिल होते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। राइटिंग स्पीड 25 to 30 वर्ड्स पर मिनट इन यूपीएससी। यूपीएससी में राइटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 वर्ड 1 मिनट में, ठीक है। इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, एक ही कॉन्टिनेंट में रिफ्ट हो रहा हो, ठीक है, वो क्या होगी? वो टाइप 1 होगी। दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय एन अपवर्ड मूवमेंट और ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग मैग्मा फ्रॉम बिलो, ठीक है। एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है, एक अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की हो रही है मैग्मा के माध्यम से, ठीक है। वो क्या हो रहा हो? वो टूट रहा हो एक ही कॉन्टिनेंट। इट कॉजेज द क्रिएशन ऑफ न्यूमेरस क्रैक्स, इसकी वजह से अनेकों क्रैक बन जाती हैं अलोंग द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट में, ठीक है, अनेकों दरार बन जाती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, और इसकी वजह से रिफ्ट वैली क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। राइजिंग मैग्मा स्टार्ट टू कम आउट ऑफ दिस रिफ्ट, और इस रिफ्ट से मैग्मा राइज होना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहाँ होगी? मैं दिखाता हूँ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, देखो ये दरार आ रही, ये भी दरार है, ये लेक होगी। धीरे धीरे क्या होगा? ये टुकड़ा जाएगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना इतना, समझ गए? ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोला गया इसको। ये देखो, ठीक है, लेक विक्टोरिया, और फिर यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो ये इंट्रा कॉन्टिनेंट क्या है? डाइवर्जेंट। इंट्रा कॉन्टिनेंटल देखो इसमें क्या है? मैग्मा, कॉन्टिनेंट इस तरफ जा रहा है, कॉन्टिनेंट इस तरफ जा रहा है, ये मैग्मा है, यहाँ से टूटना शुरू होगा, फिर मैग्मा ऊपर आ जाएगा, ये इसको धकेल देगा, ये जैम होता चलेगा, ये ऐसे हो गया। ये इंटरप्लेट थिनिंग है। इंटरप्लेट थिनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर एंड ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसमें पार्शियल लिथोस्फीयर की मेल्टिंग होती है, और धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो थिनिंग होना शुरू कर देती है, पतली होना शुरू कर देती है। द रिफ्ट वैली स्टार्ट्स टू वाइडन, जो रिफ्ट वैली है वो धीरे धीरे वाइड होना शुरू कर देती है, एंड में ग्रेजुअली गेट फिल्ड विद ओशियन वाटर, और धीरे धीरे ओशियन वाटर से वो भरना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेड सी, रेड सी के साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। रेड सी कहाँ है? यू नो, दिस इज रेड सी, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे ना, देखो धीरे धीरे इस तरफ और इस तरफ यहाँ मिड ओशियनिक रीजेस होगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या आ गया इसमें? वो ओशियनिक वाटर आ गया, ये रेड सी हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक रीजेस की क्या फॉर्मेशन है? द कंटिन्यूस स्प्रेडिंग ऑफ प्लेट्स एंड क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेट मटेरियल। लगातार जो प्लेट हैं उनकी स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रही हैं, और नई प्लेट मटेरियल जो है वो क्रिएट हो रहा है, नया प्लेट मटेरियल अलोंग द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में पुशेस द टू कॉन्टिनेंटल मास सफिशिएंटली अपार्ट, और दो कॉन्टिनेंटल मास को रिफ्ट वैली एक दूसरे से काफी दूर पुश कर देती है, धकेल देती है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर देयर विल बी न्यू ओशन बेसिन, एक नया ओशन बेसिन हो जाएगा अलोंग बोथ द साइड्स ऑफ द रिज, रिज के दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल मिड अटलांटिक रिज होगी, ये होगी, ये ओशन बेसिन क्रिएट होगा, समझ गए? कन्वर्जन और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, इसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री भी बोलते हैं,